Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover residential status of individuals. तो individuals को दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है, रेजिडेंट एंड नॉट रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट. ओके, तो दोनों में से कोई एक होगा. तो इसके लिए हमें आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेप 1 फॉलो करना पड़ेगा. तो ये स्टेप 1 क्या होता है आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे. तो जैसे ही हमारा आंसर अगर आता है नॉन रेजिडेंट, देन हम इसे फर्दर क्लासीफाई नहीं करेंगे. जैसे ही आंसर आता है रेजिडेंट, देन हमें इसे फर्दर क्लासीफाई करना पड़ेगा इन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी RNOR एंड ROR शॉर्ट में कहें तो. ओके, तो इन दोनों में कौन सा है ये क्लासीफाई करने के लिए हमें स्टेप 2 फॉलो करना पड़ेगा. तो टोटल ये दो ही स्टेप्स है हमें फॉलो करने पड़ेंगे, इससे हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो इसके लिए स्टेप 1 फॉलो करना पड़ेगा. तो स्टेप 1 हम कैसे फॉलो करेंगे, हम रेजिडेंट के लिए कुछ कंडीशंस देखेंगे, उनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन वो रेजिडेंट है. ओके, तो अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है देन वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा. यानी इसमें इस पर्टिकुलर चीज़ का कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ रेजिडेंट को चेक करना है कि रेजिडेंट है या नहीं है. अगर रेजिडेंट नहीं है तो ऑब्वियसली वो नॉन रेजिडेंट है. ओके, तो रेजिडेंट के लिए हम 3 कंडीशंस देखेंगे. एक भी अगर सेटिस्फाई होती है देन हम उसे कह देंगे रेजिडेंट. अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है देन हम उसे कह देंगे नॉन रेजिडेंट. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली कंडीशन जो कि है अगर वो स्टे कर रहा है इन इंडिया मोर देन और इक्वल टू 182 डेज़. ओके, यानी वो 182 डेज़ या उससे ज़्यादा इंडिया में है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. ओके, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर का मतलब आपको पता होगा. प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं, एंड असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें हम टैक्स पे करते हैं. ओके, तो प्रीवियस ईयर में वो मोर देन और इक्वल टू 182 डेज़ है इंडिया में. ओके, तो ये एक कंडीशन है फर्स्ट. ये अगर सेटिस्फाई हो गई देन हमें आगे की कंडीशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा, बिकॉज एनी वन सेटिस्फाई. ओके, तो ये एक अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो आगे की कंडीशंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट. बट ये अगर सेटिस्फाई नहीं होती है देन हमें आगे फर्दर और कंडीशंस चेक करनी है, बिकॉज टोटल 3 कंडीशन है. 3 में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन वो रेसिडेंट माना जाएगा. तो नेक्स्ट कंडीशन इज़ वो इंडिया में है मोर देन और इक्वल टू 60 डेज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. बट ये कंडीशन ऐसे सिंपल सी नहीं है, इसमें हमें साथ में एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि वो इन इंडिया मोर देन और इक्वल टू 365 डेज़ है कि नहीं ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. यानी प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल कुल मिला के वो मोर देन और इक्वल टू 365 डेज़ है इंडिया में या नहीं. ओके, अगर वो मोर देन और इक्वल टू 365 डेज़ रह रहा है इंडिया में ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, साथ ही साथ मोर देन और इक्वल टू 60 डेज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये दोनों कंडीशंस साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये हमारी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. ओके, तो सेकंड कंडीशन क्या है, ये दोनों मिला के सेटिस्फाई करना पड़ेगा. ओके, तो ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही है देन हम उसे कह सकते हैं वो रेजिडेंट है. ओके, अब ये जो सेकंड कंडीशन हमने पढ़ी इसमें एक चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी. अगर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इनकम एक्रूइंग इन इंडिया, साथ ही साथ इनकम एक्रूइंग आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस कंट्रोल्ड या फिर प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया. ओके, ये दोनों इनकम अगर मिला के मोर देन 15 लाख होती है देन हमें ये जो सेकंड कंडीशन हमने पढ़ी थी इसमें 60 डेज़ की जगह हमें चेक करने पड़ेंगे मोर देन और इक्वल टू 120 डेज़. ओके, तो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी सेकंड कंडीशन के केस में. अब हम बात करते हैं कुछ केसेस हैं जहाँ पे हमें कंडीशन 2 जो हमने पढ़ी अभी 60 एंड 365, बट इन केस ऑफ वो जो पर्सन था जिसकी इनकम मोर देन 15 लाख हो रही थी उस केस में 120 एंड 365 ये जो कंडीशन 2 थी वो एप्लीकेबल नहीं होगी इन द फॉलोइंग 2 केसेस. कौन कौन सी, सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन इंडिया आता है फॉर विजिट, उस केस में हम फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे जो कि थी 182 डेज़ वाली. ओके, एंड सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो इंडिया में रहता है बट वो अब्रॉड जा रहा है फॉर अर्निंग या फिर एम्प्लॉयमेंट और एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप. ओके, इस केस में भी हमें फर्स्ट वाली कंडीशन चेक करनी है, यानी 182 डेज़ वाली. सेकंड कंडीशन इज़ नॉट एप्लीकेबल इन दीज 2 केसेस. ओके, अब क्रू मेंबर के केस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट. ये क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड शिपिंग कंपनी. ओके, तो ये
कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम बाहर जाएंगे शिप में, तो ये इसमें डेज़ जो होते हैं, सपोज़ कीजिए कॉन्ट्रैक्ट होता है 60 डेज़ का, बट वो 4-5 दिन एक्स्ट्रा रखते हैं यानी एज अ मार्जिन, ताकि कुछ भी अगर दिक्कत आए बीच में रास्ते में तो उस केस में वो मार्जिन काम आए। ओके, तो इसीलिए ये कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है। तो इसका जो पीरियड होता है इसी को हम इसको एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम स्टे इन इंडिया। ओके, यानी भले ही वो पर्सन 60 डेज़ के अंदर इंडिया में आ गया है, बट अगर CDC यानी कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट 64 डेज़ का है, देन हमें 64 डेज़ को एक्सक्लूड करना पड़ेगा फ्रॉम स्टे इन इंडिया, भले ही वो 60 दिन के अंदर इंडिया आ गया है। ओके, तो ये एक स्पेशल पॉइंट था इन केस ऑफ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप की तरह वो बाहर जाता है। ओके, नेक्स्ट इज़ थर्ड कंडीशन। ओके, थर्ड कंडीशन क्या है? वो जो पर्सन हमने देखा था, इफ़ इनकम एक्रूइंग इन इंडिया प्लस इनकम एक्रूइंग आउटसाइड इंडिया बट फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, दोनों मिला के मोर देन 15 लाख होता है। ये है हमारी थर्ड कंडीशन। बट इतना ही नहीं है, इसको हमें चेक करना है कि ये और किसी अदर कंट्री में रेसिडेंट नहीं है। ओके, अगर ये कहीं और रेसिडेंट नहीं है और उसकी इनकम एक्रूइंग इन इंडिया प्लस इनकम एक्रूइंग आउटसाइड इंडिया बट फ्रॉम बिजनेस या फिर प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया मोर देन 15 लाख है, एंड वो और कहीं रेसिडेंट नहीं है किसी और अदर कंट्री में, देन उसको ऑल्सो मान लिया जाएगा कि वो रेसिडेंट है इन इंडिया। ओके, तो ये है हमारी थर्ड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन 182 डेज़ वाली, सेकंड कंडीशन 60 डेज़ एंड 365 डेज़ वाली। उसमें भी एक और पॉइंट था, अगर ऐसा कोई पर्सन है देन उस केस में 120 डेज़ एंड 365 डेज़ वाली हो जाएगी कंडीशन। ओके, तो वो थी हमारी सेकंड कंडीशन। ये है हमारी थर्ड कंडीशन। तीनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है देन हम उसको मान लेंगे रेजिडेंट इन इंडिया। ओके, और अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है देन उसे मानेंगे हम नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं स्टेप 2 की, यानी ROR या फिर RNOR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये कैसे पता करेंगे? बाय स्टेप 2। तो स्टेप 2 हमारा क्या है? स्टेप 2 में भी हमें इसकी कंडीशंस चेक करनी है। अगर इसकी कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई होती है देन वो ये है, एंड अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है देन उसको हम ऑटोमेटिकली RNOR मान लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन। तो ये दो कंडीशंस हैं एंड ये दोनों साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए बिकॉज बीच में एंड है। ओके, तो इन इंडिया होना चाहिए मोर देन या फिर इक्वल टू 730 डेज ड्यूरिंग द 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी जो प्रीवियस ईयर है आपका उसके पहले के 7 साल टोटल मिला के मोर देन और इक्वल टू 730 डेज अगर हो रहा है देन हमें साथ में एक और कंडीशन चेक करनी है, वो रेजिडेंट होना चाहिए एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर है जो आपका उसके पहले के 10 साल में से सिर्फ एटलीस्ट 2 में वो रेजिडेंट होना चाहिए। ओके, अब वो रेजिडेंट कैसे पता करते हैं ये हमने पहले सीख लिया। ओके, तो ये दोनों ही कंडीशंस क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होनी चाहिए बिकॉज बीच में एंड है। ओके, अब एक और चीज़ है इसमें भी, अगर वो वाला पर्सन है वापस से वही मोर देन 15 लाख वाली इनकम, ओके, देन उस पर्टिकुलर इनकम वाले पर्सन के केस में उसको हमेशा मान लिया जाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके, तो ये जो पर्सन आ रहा है बार बार, ये सारे अमेंडमेंट्स है तो ये आपको ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। ओके, तो दिस इज़ रेजिडेंशियल स्टेटस।